हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सुदेश और आज हम लोग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ ख़त्म करने वाले हैं। ये 7 नंबर क्लास है, 7th क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के साथ ही ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो हमने न्यूक्लियस पहले भी ड्रॉ किया था, तो एक बार फिर से ड्रॉ करके देख लेते हैं क्या क्या रहता है न्यूक्लियस के अंदर। ये एक टिपिकल न्यूक्लियस है। तो ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हमें पता है ये तो होता है एक आउटर एक इनर, यानी ये डबल मेम्ब्रेन होता है। ये है न्यूक्लियर पोर, ये है एनपीसी यानी न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। ये है न्यूक्लियोलास, ये है क्रोमेटिन फाइबर। तब हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। न्यूक्लियोलस क्या है? ये डेंस क्रोमेटिन फाइबर जो क्या करता है, फंक्शन क्या है, आर आरएनए सिंथेसिस। तो जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस मोर, उसमें न्यूक्लियोलास मोर। न्यूक्लियोपोर है क्या है? न्यूक्लियोपोर और न्यूक्लियोपोर कॉम्प्लेक्स ये दोनों मिलकर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को कनेक्टेड रखते हैं। यानी न्यूक्लियस में से कुछ आरएनए तैयार होकर साइटोप्लाज्म में आता है, साइटोप्लाज्म से प्रोटीन जो है वो अंदर जाता है। क्रोमेटिन फाइबर, अब ये जो क्रोमेटिन फाइबर है ये है मेन चीज, क्योंकि इसके अंदर होता है डीएनए। अब हम लोग देखेंगे कि क्रोमेटिन फाइबर कैसे तैयार होता है। ये जो न्यूक्लियस है वो हमारा इंटरफेस का न्यूक्लियस है। इंटरफेस यानी G1 AS G2, क्योंकि हमें पता है कि एम फेस में न्यूक्लियस नहीं रहता, यानी सिर्फ क्रोमोसोम हो जाते हैं, क्रोमेटिन फाइबर खुल जाते हैं, सॉरी क्रोमेटिन फाइबर और भी ज़्यादा कंडेंस होकर क्रोमोसोम के फॉर्मेशन करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं क्रोमेटिन फाइबर कैसा होता है। अब ये होगा एम फेस का। तो पहले तो ये डीएनए रहता है,
तो ये जो हिस्सा है वो है डीएनए। ये जो हिस्सा है उसे कहते हैं यूक्रोमाटिन। इसे कहते हैं हेटेरोक्रोमाटिन। और ये वाला जो है इसे कहते हैं क्रोमोसोम। ये है हिस्टोन प्रोटीन। और ये जो छोटे छोटे है ये है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो ये है सबसे ज्यादा लेस कंडेंस। ये कंडेंस होता ही नहीं है मेनली, ये सिर्फ डीएनए है। इसमें ये जो है वो नेगेटिव होता है, यानी एसिडिक इन नेचर होता है। और हिस्टोन प्रोटीन जो है वो बेसिक इन नेचर होता है। तो यूक्रोमाटिन जो है वो लेस कंडेंस होता है, हेटेरोक्रोमाटिन मोर कंडेंस। और ये जो पिक्चर ड्रॉ की है वो है मेटाफेजिक क्रोमोसोम। मोस्ट कंडेंस। क्रोमोसोम विजिबल होता है, विजिबल इन प्रोफेस। उससे पहले यूक्रोमाटिन और हेटेरोक्रोमाटिन रहता है। तो लेस कंडेंस होने की वजह से तो हमें याद रखना पड़ेगा, जब भी इस तरफ से इस तरफ जाएगा तब सेल डिवीजन होगा, और जब भी इस तरफ से इस तरफ आएगा तो ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन होगा। एंड रेप्लिकेशन होगा, यानी जब भी ट्रांसक्रिप्शन यानी डीएनए से प्रोटीन, या फिर रेप्लिकेशन यानी डीएनए से डीएनए तैयार होगा, तब जो क्रोमोसोम है उसे खुलना पड़ेगा, डीएनए के फॉर्म में आना पड़ेगा, इसीलिए सेल डीकंडेंस होगा। ये वाला है कंडेंस हो रहा है, ये डीकंडेंस हो रहा है। डीकंडेंस होकर डीएनए आएगा, डीएनए से या तो आरएनए या फिर डीएनए तैयार होगा, और इस तरफ जब जाएगा तब क्रोमोसोम के फॉर्म में सेल डिवीजन होगा। तो जितना इस तरफ आएगा डिकंडेंस की तरफ, उतना ट्रांसक्रिप्शन एंड रेप्लिकेशन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। इसीलिए हेटेरोक्रोमाटिन से यूक्रोमाटिन ट्रांसक्रिप्शन एंड रेप्लिकेशन वाइज ज़्यादा एक्टिव होता है हेटेरोक्रोमाटिन के तुलना में। तो यही था एम फेज में न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। तो न्यूक्लियस हो गया। अब एक और टॉपिक है, लेकिन वो टॉपिक आज हम नहीं करेंगे, क्योंकि वो हम जब एनसीईआरटी डिस्कशन होगा तब हम लोग उसे कंप्लीट कर लेंगे। वो है सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी जो है वो हम लोग क्लास में नहीं, एनसीईआरटी डिस्कशन में कंप्लीट करेंगे। और मैंने क्लास के वक्त कोई भी डेट मेंशन नहीं किया कि कौन सा चीज़ कब
इन्वेंट हुआ था या फिर डिस्कवर हुआ था, वो सारी बातें हम लोग एनसीईआरटी डिस्कशन के वक्त कर लेंगे। तो आज का सेशन बहुत ज़्यादा छोटा था और हमारा क्लास भी ख़त्म हो गया है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमने अपना सेकेंड बोटानी का चैप्टर ख़त्म कर लिया। और तो सिलेबस के बारे में कुछ बातें करनी है तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सिलेबस चेंज हुआ है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ। तो तब तक के लिए देखते रहिए, बाय।